Alaikum and welcome everyone to another edition of KCL Talks. KCL का कराची सिटीजन लैब है जो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि कराची की को बिल्ड करने के लिए है, कराची को रेजिलिएंट बनाने के लिए है। कराची सिटीजन लैब की तरफ से जो KCL टॉक्स हैं दैट आर ऑल अबाउट द सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स जो कि KCL के पीस इन इनोवेशन फेलोज ने किए थे। उनमें हमारे साथ एक फेलो आज मौजूद हैं आज के शो में, जिनका नाम है बाबर हुसैन। बाबर एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है और एक बहुत ही हार्ड वर्किंग बंदे हैं। मेरा ख्याल से मल्टीपल काम में अपने आप को रखते हैं, लेकिन हर काम बहुत अच्छा करते हैं। और इनकी कंपनी का नाम है 360 सोशलाइज। सो बाबर जो हैं वो आज जो हमारे साथ डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि हाउ टू रीबिल्ड स्मॉल बिजनेसेस एंड हाउ टू अपलिफ्ट देम आफ्टर कोविड-19। यानी जो बिजनेसेस हैं जिनका उनको क्या कोविड-19 के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एंड हाउ अंडर प्रिविलेज्ड सिटीजंस एंड बिजनेसेस should position themselves. So without wasting much of time, मैं बाबर हुसैन साहब के पास जाऊंगा और उनसे पहला सवाल ये करूंगा कि बाबर ये बताइए कि अब हमें क्या तैयारी करनी है जब हम ये चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह ये वायरस ख़त्म तो शायद ना हो कभी भी, लेकिन हम इसके जब ये थम जाए, कम हो जाए, इसकी जो इम्पैक्ट है, तो लोग अपनी अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं वो अपना किस तरह कारोबार भी करें और किस तरह अपने आप को सहारा दें। सो वेलकम बाबर एंड प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बाबर। मेरा नाम बाबर सिंह है। अच्छा, सर ने जिस तरह इंट्रो करवाया तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ आऊँगा। सबसे पहले तो हमारे जो आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अंडर प्रिविलेज सिटीजन्स के लिए, और स्पेशली हमारे जो छोटे बिजनेस हैं अंडर प्रिविलेज एरियाज़ के अंदर, या हमारे जस्ट लाइक स्टार्टअप्स कह सकते हैं, या हमारे जो वो तकरीबन जो 1 से लेके 5 लोगों तक के काम 5 लोगों तक काम कर रहे हैं या 6 लोगों तक काम कर रहे हैं। क्योंकि बेसिकली हम जब डेली वेजेस की बात करते हैं, वेजेस की बात करते हैं या अंडर प्रिविलेज की बात कर रहे होते हैं तो इन लोगों को भूल जाते हैं, इनको बिज़नेस की कैटेगरी में हम अकाउंट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इनको पर्सपेक्टिव में देखें तो क्योंकि ये भी 3-3 4-4 लोग काम कर रहे होते हैं, बेसिकली डेली बेसिस पे जितना अर्न कर रहे होते हैं तो वही एक्सपेंस कर रहे होते हैं। तो इनके हालात पे बहुत ज़रूरी था कि हम बात करें, क्योंकि ये भी रोज़ाना की बेसिस पे कमा रहे थे और रोज़ाना की बेसिस पे खर्च कर रहे थे, और इनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट या बचत सेविंग नहीं होती कि ये बहुत ज़्यादा अरसा तक जो है अपने आप को सस्टेन कर सकें बगैर काम किए। तो इनके इश्यूज़ की तरफ जाने से पहले हम इसके इम्पेक्ट की तरफ आएंगे, जो इस वक्त कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से इस वक्त तक इम्पेक्ट हुए हैं। जितने भी हमारे रेवेन्यू जनरेशन के ज़रिए हैं, सोर्स हैं, वो सारे के सारे डाउन हो रहे हैं। और फिर जितनी भी हमारे अंडर प्रिविलेज के एरियाज़ हैं या उनके अंदर बिजनेसेस की बात करें, छोटे बिजनेस, रेडी वाले, ठेले वाले या शॉप वाले, कोई बार्बर है या कोई तंदूर वाला है, कोई छोटे होटल वाला है, कोई फास्ट फूड वाला है, या इस तरह की जितनी भी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स हैं, तो किराना स्टोर वाला है, पान वाला है, तो इन लोगों के साथ जो 1-1 2-2 लोग काम करते हैं तो बेसिकली ये डेली वेजेस की बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। न सिर्फ उन लोगों की सैलरीज रोक गई हैं, बल्कि ये है कि जो खुद ये बिजनेस ऑपरेट कर रहे थे, 2-2 3-3 लोगों को रोजगार दे रहे थे, तो उन सब लोगों के खुद ही यानी कि खुद इस वक्त जो है वो फाका कशी पे और बेरोजगारी की हालत में हैं। इस वक्त उनके घरों के चूल्हे बंद हो रहे हैं। अब इनकी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अंडर पे हम जो नॉर्मल एरियाज़ के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको अगर प्रॉब्लम है, आप खुद देखें कि हमें चीज़ें लेने के अंदर या दूसरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही, तो उनका आप अंदाज़ा लगाएं कि जिनके पास इतनी सेविंग नहीं होती, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता, तो वो किस तरह से सस्टेन करेंगे, किस तरह से सर्वाइवल करेंगे। उनको क्लीन वाटर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब हम औरंगी साइड पे या
हम लियारी की बात करें, वहाँ पहले ही नॉर्मल सिचुएशन के अंदर पानी 15-15 दिन नहीं आता, तो आजकल तो हालात और ही बहुत बुरे हैं। फिर यहाँ इनको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के दूसरे इश्यूज हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स रुके हैं तो वो भी पे करने में इनको इसी तरह से सेम मसाइल आ रहे हैं। तो अब जो मेजर इश्यूज की बात करें हम, तो जो इस वक्त हमारे एजुकेशन सेक्टर भी बिल्कुल जो है बंद हो चुका है। अब मेडिकल की सहूलतें बंद हो गई हैं, तो डेफिनेटली हम सब लोग मेडिकल की सहूलतें बंद होने की वजह से बिल्कुल परेशान और ट्रैवल में ज़रूर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अंडर प्रिविलेज एरियाज इफेक्ट हो रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये बेचारे हर रोज़ पहले से बीमारियों में मुब्तला होते हैं, क्योंकि इनके सफाई की हालत, पानी की हालत, बाकी चीज़ों की हालत बहुत ही पहले से नॉर्मल रूटीन में नाकाफ़ी होती है। तो इस हालत में बहुत ज़्यादा वो मुतासर हो रहे हैं, तो उनके पास फिर पैसे भी नहीं होते। फिर आजकल जो हमारे हॉस्पिटल्स पे कोरोना वायरस की वजह से बर्डन बढ़ गया है, तो नॉर्मल हमारी चेकिंग की जो मेडिकल की फैसिलिटीज़ हैं वो बंद हो गई, जिस वजह से उनके यहाँ बीमारियों की परसेंटेज बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज कर गई है। फिर हमारे पानी का और सैनिटरी का जो इशू है ये बहुत ज़्यादा इसी तरह से क्रिएट हो गया है। अब गुर्बत के जो पहले ही वो गुर्बत की लकीर से नीचे थे या गुर्बत के हालात में थे, उनको पहले ही प्रॉब्लम नॉर्मल रूटीन में हो रही थी, अब तो बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम इस तरह की फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि आज तकरीबन ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है कि उनकी दिहाड़ियाँ नहीं लग रही, उनका काम नहीं लग रहा, बेरोज बंद है, जो उनकी सेविंग्स थी वो ख़त्म हो चुकी, और फिर इन लोगों के पास अपने घर नहीं होते। सबसे बड़ी बात ये कि कराची पाकिस्तान का, न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि आधी दुनिया के मुल्कों से बड़ा शहर है, तो कराची में इस वक्त जो है बाहर के लोग ज़्यादा बसते हैं कराची के अपने बासियों की निस्बत, और वो लोग हज़ारों किलोमीटर जब दूर यहाँ आके रहते हैं, तो वो बेसिकली न सिर्फ यहाँ अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि उनकी फैमिलियाँ भी वो अपनी फैमिलियों को भी अपनी इनकम से, अर्निंग से सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वक्त उनकी फैमिलियाँ भी मुतासर हैं उनके साथ, यानी कि एक एक बंदे की वजह से जो है 6-6 फैमिलियाँ डिस्टर्ब हैं। वो इस तरह से कि एक तो वो नहीं अर्न कर रहे, तो उनकी फैमिली अपनी डिस्टर्ब है, और उनके साथ 2-3-4 लोग जो काम कर रहे थे वो भी साथ डिस्टर्ब हो गए। तो अब हमारा सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नंबर 1 जो गुर्बत के हवाले से बात करता है, तो इस में पहले ही से हमारे जो गुर्बत के रेशोज हैं, जो रूरल एरिया में 63.33% पाकिस्तान में पहले ही हैं। तो अब इस सूरत हाल में तो वो बिल्कुल ही ज़ीरो से भी नीचे डाउन हो गए, यानी कि जो रूटीन उनकी पर पर्सन इनकम थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो उन लोगों को इतने इश्यूज हैं कि हम फेस नहीं कर सकते, हम आइडेंटिफाई करना हमारे लिए मुश्किल है कि उनको इस वक्त किस तरह के चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। तो अब उनके बेसिकली हमें सिर्फ इश्यूज की बात नहीं करनी, उन इश्यूज को हाईलाइट करने के बाद साथ साथ हमें उनके सोल्यूशन की तरफ भी जाना है। तो बेसिकली उसका सोल्यूशन हम किस तरह से कर सकते हैं, उस वक्त तक तो ज़्यादा से ज़्यादा राशन ड्राइव या फूड ड्राइव या कोई इस तरह की एक्टिविटी हो सकती हैं, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो नेगेटिव पड़ने वाला है वो ये है कि जब ये लोग क्योंकि रेंट इन पे बकाया हैं, बिजली के बिल्स इनको देने हैं, मालिक मकान ने इनको नोटिस दे दिए हैं, फिर इनको राशंस भी नहीं, और फिर ये लोग जो हैं कभी हाथ नहीं फैलाते किसी के आगे, या ये लोग वो नहीं, क्योंकि वो हाथ फैलाने वाला है या दूसरा वो एक अलग तबका है, लेकिन ये लोग वो हैं जो खुद से कमा रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। ये जब अनएम्प्लॉयड हो गए तो इनके लिए और मुश्किल है, ये किसी से हेल्प भी नहीं कर सकते। तो इन तक मुझे और आपको, हम सबको जो है मिलके इन तक खुद से पहुंचना है, और पहुंचने के लिए भी सबसे पहले हमें इनको आइडेंटिफाई करना है। तो इसका फिर मेरे ख्याल से जो अब इस वक्त तो हम जो कर रहे हैं या जो दायरे कर रहे हैं वो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जो ये कोरोना वायरस की वबा का खात्मा होगा या उससे पहले लॉकडाउन जिस तरह अभी नरम हुआ है तो 15 दिन के बाद बिल्कुल ख़त्म होगा, तो ये दोबारा से जब रोड पे आएंगे, अपना काम स्टार्ट करने आएंगे, तो उस वक्त ये मकरूज हुए होंगे। और फिर इनके साथ एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि उस वक्त क्योंकि ये दार लेके खा रहे होंगे इस वक्त बुरे हालात में, तो उस वक्त इनको बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस वही रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट जब ये नहीं कर पाएंगे उस वक्त, तो उस वक्त मज़ीद अबतर सूरत हाल होंगे, हमारे क्राइम की
या दूसरे रेट्स जो हैं फिर बढ़ जाएंगे। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ मॉडल पेश करना है कि ताकि इन लोगों को दोबारा से हम बिजनेस अपना जहां से टूटा था इनका वहां से दोबारा से सस्टेन कर सकें। अगर तो उसके लिए हमें चाहिए, और मतलब जितने भी इदारे हैं इस तरह के इश्यूज पे काम करने वाले, तो उनको चाहिए कि इस तरह का कोई मॉडल आइडेंटिफाई करें कि जिस वक्त लॉकडाउन खत्म हो उससे पहले इस तरह का कोई चीज प्रिपेयर हो, ताकि उनको फौरी तौर पे हेल्प आउट की जाए, ताकि वो बिजनेस की तरफ दोबारा से हों और लोगों के रोजगार फिर से बहाल होना शुरू हो जाए। जी अच्छा, हमारा इससे दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 है एजुकेशन। एजुकेशन के नॉर्मल तो पूरे दुनिया में एजुकेशन का सेक्टर बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हुआ है। कैम्ब्रिज सिस्टम है या अमेरिकन सिस्टम है, सारे के सारे सिस्टम बंद हैं, लेकिन इन लोगों के साथ कुछ मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में भी जिस तरह तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़ ने, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन ने, ऑर्गेनाइजेशन ने ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, लेकिन बदकिस्मती से अगर इन लोगों के बच्चों की, पहले तो इन लोगों के बच्चे बहुत सारे एजुकेशन से बहुत दूर हैं, लेकिन इस वक्त जो इन लोगों के बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है कि जो जो लोग बड़ी मुश्किल से अपने पेट काट के पढ़ा रहे थे, तो उनके साथ एक तो पहले से उनके बिल नहीं है, इंटरनेट के बिल खत्म हो, इंटरनेट के सर्विसेज बंद हो चुकी हैं, या उनके पास इंटरनेट की सहूलत ही मौजूद नहीं है, तो इनके बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको रिकवर करने की और देखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आईटी रेगुलेशन तो आ रही है, ज़रूरी है ये कि हम आईटी रेगुलेशन की तरह, और इस वक्त फोर्थ जनरेशन में जब जा रहे हैं तो हमें इन चीज़ों को देखना है, इन पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, तो बिल्कुल एजुकेशन सेक्टर इसके लिए प्रिपेयर नहीं है कि इन लोगों की हेल्प कर सके, इनको इंटरनेट की सर्विसेज फैसिलिटेट कर सके। बहुत सारी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये इशूज आ रहे हैं, इंटरनेट की सर्विसेज के इशू आ रहे हैं, या उनके पास बैलेंस नहीं है, या उनके कनेक्शन बंद हो गए, या उनकी डिवाइसेस का इशू है, या उनकी डिवाइसेस या कोई ना कोई चाहे लैपटॉप है या दूसरी डिवाइसेस हैं, वो सारी कुछ लोगों की ख़राब हो चुकी हैं। तो इसके लिए भी हमें कोई देखने की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा अरसा ये प्रॉब्लम रहती है तो हम इनको किस तरह से हेल्प कर सकें, इस चीज़ को भी बहुत ज़रूरी है कि हम देखें। अब हमारी हेल्थ थर्ड गोल नंबर है जो हेल्थ के हवाले से और वेलबींग के हवाले से है। वेलबींग की तो खैर बात करना इस वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन हेल्थ की अगर हम इशू की बात करें, पहले ही हमारा जो है 78% जो एक्सपेंसेस इन लोगों के हेल्थ के एरियाज पे हो रहे होते थे, तो इस वक्त जो है हेल्थ की सहूलत बंद होके रह गई, क्योंकि कोरोना की वजह से सारे गवर्नमेंट की, एनजीओज की, सारे इदारों की सारी एफर्ट जो 100% जो है मोबिलाइज हो गई कोरोना वायरस के इशू की तरफ। लेकिन हम ये भूल गए हैं कि हमें दूसरे नॉर्मल मरीजों को, नॉर्मल पेशेंट्स के को भी देखना है, और उनके लिए कोई मैकेनिज्म इस वक्त तक, कोई गाइडलाइंस नहीं प्रिपेयर। तो इस वक्त अगर आप रिसेंटली पिछले हफ्ते की प्रॉब्लम देखें, हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अपनी मिसेस को चेक करवाना था, तो उनको ही ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि उनको उसकी कोई सर्विस नहीं मिली। दूसरे दिन उन्होंने अदालत में जाके इशू उठाया है। तो अब अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ ये प्रॉब्लम है, तो आप सोचें कि जो गरीब है, जिस बेचारे को नॉर्मल रूटीन में हॉस्पिटल से अंदर तक जाने की एक्सेस नहीं है, वो बेचारा इस हालात में क्या करेगा, उसको कितनी ज़रूरत है इस वक्त उसके लिए काम करने की, या हेल्थ सेक्टर को इस पर भी देखना चाहिए। अच्छा, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन। अच्छा, हमारे जो कुछ पोश एरियाज हैं तो उनमें तो माशाल्लाह सर्विसेज काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन इस वक्त जो हमारी पॉपुलेशन है कराची में स्पेशली बहुत ज़्यादा है, और फिर इस वक्त मेरे ख्याल से वो लोग जब बाहर होते थे पानी का यूजेज कम होता था, और फिर वो मैनेज किसी न किसी तरह से कर रहे होते थे, क्योंकि रोज़गार उनका हो रहा होता है, कोई ना कोई आमदन के रिसोर्सेज होते थे। तो इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी वाटर की और क्लीन वाटर की है कि उनको बाहर जाने नहीं दिया जा रहा। फिर औरंगी का एरिया है या लियारी का एरिया है या अंडर प्रिविलेज जितने भी एरियाज हैं, वहां जो लाइन का पानी आता है वो साफ नहीं है, तो उनको ट्यूबवेल से, बोरिंग से या दूसरे किसी रिसोर्स से जो है मुखर हज़रात ने या किसी एनजीओज ने लगाए होते थे, उन प्लांट से पानी, साफ पानी लेना होता था, लेकिन वहाँ वो प्लांट्स ही आज बंद हैं। और उसके साथ साथ फिर सबसे बड़ा इशू ये कि उन तक जाने का एक्सेस नहीं है, अगर कोई खुला भी है तो अब उनको इस वक्त उस पानी पे जो साफ नहीं है उस पे गुजारा करना पड़ रहा है, और वो पानी भी उस तरह से सर्विस नहीं प्रोवाइड
प्रोवाइड की जा रही है और मिल रहा, तो उनके लिए मज़ीद जीना मुश्किल हो गया है। अब हम इनको देखते हैं कि किस तरह से इन इश्यूज़ पे हेल्प की जा सकती है। तो बाबर, एक सेकंड, मेरा एक जी ऑब्जर्वेशन था। एक तो जैसा आपने कहा कि ये कोरोना वायरस की वजह से ये सारे मसाइल होंगे, मतलब इकोनॉमिक्स पे, हेल्थ पे, सैनिटेशन पे वगैरह। सो आप अपने एक्सपीरियंस से जो आपको बाहर जो नज़र आ रहा है, जो अपने इलाके में, उससे आपको क्या लग रहा है कि फ़र्ज़ करें कि अगर हमें जल्द इस सब का सलूशन ना मिला तो क्या सिचुएशन बन सकती है? अच्छा, इसकी इस वक्त देखें कि मैं खुद जो है एक आईटी कंपनी रन कर रहा हूँ, तो मैं रोज़ाना वर्कशॉप या सेशन करवाने होते हैं। मेरे पास 4 से ज़्यादा डिवाइसेस थी, लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम मैं बताऊं कि मेरी 3 डिवाइसेस जो 3 कनेक्शन बंद हो गए हैं, चौथा और आखिरी कनेक्शन में यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त। मेरे साथ 10-12 लोगों की टीम काम कर रही है, उनमें से तकरीबन 4 लोगों के साथ इस तरह के इश्यूज आ चुके हैं। किसी का लैपटॉप बंद है, किसी की इंटरनेट बंद हो गया है, किसी के साथ क्या, तो इनके ये नॉर्मल इश्यूज हैं। और फिर अक्सर जो है हमें खाने की, एक तो नॉर्मल रूटीन के 8 से 5 बजे की ड्यूरेशन है, उसमें भी मखसूस शॉप्स खुलती हैं, और वो भी गवर्नमेंट ने इस तरह से एक्सप्लाइन नहीं किया हुआ कि किन लोगों को खोलना है, किन लोगों को नहीं खोलना। अब सबसे बड़ी सिचुएशन देखिए, क्योंकि मैं जो है दूसरे शहर से यहाँ रह रहा हूँ, तो यहाँ सबसे बड़ा इश्यूज, अगर मेरे साथ तो खैर इतना ज़्यादा नहीं कि क्योंकि मेरे पास इस वक्त घर भी है, लेकिन मेरे साथ इस वक्त अगर फैमिली नहीं है तो मुझे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे रेस्टोरेंट बंद है, कोई फास्ट फूड की शॉप्स बंद हैं, तो मुझे घर में बड़ी मुश्किल से खुद पकाना पड़ा है। मैंने कभी नहीं पकाया, तो आज मुझे खुद जो है हमें करना पड़ता है। तो आप ज़रा उन मजदूरों के का सोचे जो एक कमरे में 8-8, 10-10, 12-12 लोग रहते हैं, और उनके पास चूल्हा ही नहीं है, वो हीटर ही नहीं है, कुछ गैस ही नहीं है, तो वो किस तरह से बेचारे मैनेज करें। क्योंकि आपने जो शॉप्स खोली हैं, रिटेल किराना शॉप्स खोल दी है, इम्तियाज सुपर स्टोर खोल दिया है, लेकिन बड़े स्टोर तो खोल दिए, लेकिन बदकिस्मती से जो चीज़ें गरीबों को होटल्स थे या फास्ट फूड की शॉप्स थी, उनसे उन लोगों को जो नॉन सिटीजन कराची के हैं, तो उनको फैसिलिटेट होता था, उनके लिए तो बिल्कुल ये ऑप्शन ही बंद कर दिया गया है। तो वो बेचारे क्या करें अब। तो ये मैं अगर समझता हूँ, खुद मुझे सहूलत भी चलो घर की भी है, सब कुछ है, मुझे अगर इतनी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, तो जिस बंदे के पास ये सहूलतें ही नहीं, किचन ही नहीं है, तो वो बेचारा क्या करेगा। और सेम इसी तरह के इश्यूज मैंने 2 दिन जब मैं बाहर निकलता हूँ, वैसे तो अपने महल्ले की हद तक मैं देखता हूँ कि लोगों के पास हिंता के इशूज हैं, बिजली का अलग से इशूज है, पानी का अलग से इशू है, सबसे ज्यादा फूड का इशू है। फिर इस तरह हमारे मजदूरों का, कराची तो वैसे भी जो है कहते हैं कि रोजगार के हवाले से अगर पाकिस्तान में रोजगार देने वाला शहर है तो कराची है, फिर अगर मिनी पाकिस्तान कहा जाए तो कराची है। इस तरह के बड़े शहर में जो है, अगर हम उस तबके का जो हमारे यहाँ के मकामी लोगों से हट के है, तो उनका न देखा जाए, मेरे ख्याल से ज्यादती है। बेसिकली इस इश्यूज पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर इनकी हेल्प ना की जाए, या तो हमें एक हफ्ता मजीद अगर प्रॉब्लम रही, तो उन लोगों की लाशें मिलना शुरू हो जाएंगी उनके बंद कमरों से जहां वो मौजूद हैं। तो अगर वो नहीं है, तो फिर क्राइम की तरफ हमारा रेट बढ़ जाएगा, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में तो अभी सूरत हाल काफ़ी बेहतर रही है, लेकिन बदकिस्मती दूसरे मुल्कों में अगर देखा जाए, जो महज़ब बावकार मुल्क लाते हैं, वहाँ कुछ अच्छे रिजल्ट मेरे ख्याल से नहीं है इस वक्त तक, जो हमें मीडिया दिखा रहा है। तो उससे बदतर हालात हमारे यहाँ होंगे। तो उसी हवाले से कुछ हम हेल्प की तरफ जाएंगे, कि क्योंकि हम इस वक्त परेशानियों पे, प्रॉब्लम्स पे दनियाल बात करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग, हर बंदा परेशान है, अफसरदा है हर चेहरा। तो हम मेरे ख्याल में उनकी सोल्यूशन की तरफ थोड़ा सा जाते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी जी तो जी बिल्कुल। अच्छा, हमें इस जी जी अच्छा, हमारा सबसे बड़ा इशू इस वक्त जो सोल्यूशन में आ जाता है, कि हमें इस तरह का कोई लगाना होगा, क्योंकि जब स्टोर्स पे, जहां मैंने खुद देखा, इम्तियाज सुपर स्टोर पे पिछले 7-8 बार जो है छापे पड़ चुके हैं, कार्रवाई हो चुकी हैं आपके रिटेल स्टोर्स पे, लेकिन उसके बावजूद ये प्रॉब्लम होती है कि फिर वो लोग, उन्हें जितने जुर्माना होता है, 1-2 लाख रुपए, उससे ज़्यादा वो एक दिन में कमा लेते हैं डबल रेट्स लगा के, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
फिर वहाँ ये प्रॉब्लम्स है, ज़्यादातर जो है थोड़े अंडर प्रिविलेज एरिया के लोगों को एक्सेस वहाँ तक नहीं है, उसके बजाय जो दूसरे सिटीजन को ज़्यादा एक्सेस है, तो वहाँ से वो लोग खरीद नहीं सकते। फिर उनकी ज़रूरियात की चीज़ें उन्हें वहाँ से, बहुत सारे हमारे लोगों को इस तरह के भी इशू है, वहाँ फैसिलिटेट उस तरह से नहीं किया जा सकता, किया जा रहा, उनका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्योंकि उन्होंने कभी शॉपिंग इस तरह की डिपार्टमेंटल स्टोर से नहीं की, तो उनके लिए वहां तक बहुत मुश्किल होता है। और फिर उनके जहन में एक ये चीज़ है, क्योंकि ये बड़े लोगों का एलिट क्लास का स्टोर है, तो यहाँ चीज़ें महंगी होती हैं। अब उनके लिए वो उनका प्रॉपर्टी या उनको उनका जहनी कंडीशन इजाज़त नहीं देती वहाँ जाने की। फिर रिटेल स्टोर में मैंने देखा है, मेरे घर के सामने है, तो उसके लाइन लगी होती है बहुत ज़्यादा बड़ी, तो अब पैसे दे के और पैसे रेट से भी ज्यादा डबल चीजें दे के तो वो बेचारे लाइनों में लें अगर या कोई, तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो इसके लिए हमें कोई पॉलिसी बनानी चाहिए कि एक बंदा, कोई भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, कि एक बंदा अगर एक लेता है तो कम से कम 3 दिन या 6 दिन या हफ्ता जो दोबारा से वो शॉपिंग ना करे, उस स्टोर तक कम से कम ना विजिट करे, ताकि दूसरे लोगों को मौका मिल सके। अच्छा, इसमें इस वक्त मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा प्राइसेस का इशू है। वही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से कोई किसी तरह से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से महंगाई नहीं हुई या कोई, लेकिन रिटेल स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें दे रहे हैं, जबकि हालांकि सस्ती होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जब आपकी सप्लाई प्रॉपर आ रही है और डिमांड कम हो गई है, तो आपको सस्ता करना चाहिए, लेकिन वो लोगों की अवेयरनेस ना होने की वजह से वो लोगों को बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो इस पे गवर्नमेंट को भी, बाकी सेक्टर्स को भी आवाज उठाने की जरूरत है। गवर्नमेंट क्योंकि बहुत सारे इश्यूज में इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट शायद इतना जल्दी नहीं पहुंच पाती जितना हम दूसरे सोशल ऑर्गेनाइजेशन या दायरे काम करें। हमारे लोगों को काम है कि हमारे वेलेंटर्स या दूसरे लोग इन दारों स्टोरों का विजिट करें और गवर्नमेंट के डिप्टी कमिश्नर्स तक या दूसरे लोगों तक वहाँ मैसेज पहुंचाएं कि यहाँ ये महंगी चीज़ बेची जा रही है या इस तरह के इश्यूज हैं, ताकि ये लोग जब तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल वेलफेयर के दायरे या जो सिविल सोसाइटी के लोग इस पे बात नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और फिर गरीबों की सुनता कौन है, यहाँ ये भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो इस पे सिविल सोसाइटी को, सोशल एनजीओ को काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, हमें जो है तकरीबन इस तरह की टीम्स ज़रूर बनानी चाहिए कि इन लोगों को कहाँ, जहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर्स के पास हर मोहल्ले में काफ़ी ज़्यादा जो है उनको अवेयरनेस और मालूमात होती है कि किन लोगों को फूड की ज़रूरत है, किन लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, वो आपको डेटा शेयर कर सकते हैं। फिर आपको जो है अगर मोहल्ले के आपके नाज़म, नायब नाज़म या काउंसलर्स आते हैं, उनसे भी हेल्प ली जा सकती है, उन लोगों तक एक्सेस करके कम से कम जो है इस तरह के लोगों को जिनकी फैमिलीज नहीं है या जो लोग बिल्कुल ही गरीब हैं, जिनके इस तरह के दिहाड़ीदार लोग थे, उनकी हेल्प करनी चाहिए। उनको कम से कम 10 से 15 दिन का राशन ज़रूर फैसिलिटेट करना चाहिए। तो जिस हद तक भी कर सकते हैं, अगर हम अपने अपने महल्ले की हद तक भी करें कंट्रीब्यूशन तो ज़रूर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट के सेक्टर करें, बाकी हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, सोशल सेक्टर को मिलकर करना चाहिए, लेकिन कोलैबोरेशन जब तक नहीं होगी बहुत मुश्किल होगी। बाज़ एरियाज़ में इस वक्त ये देखा गया है कि सारी एनजीओज और सारे सेक्टर मोबिलाइज हुए पड़े हैं, एक महल्ले में दे रहे हैं, लेकिन दूसरा उसके पड़ोस वाला महल्ला है या स्ट्रीट है तो उसमें कोई एक दायरा भी नहीं है। तो इस तरह से नहीं, क्योंकि इनको एक सेंट्रल सिस्टम बनाना पड़ेगा कि ताकि सब लोगों के इक्वल राइट्स हों और इक्वल सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अभी जिस तरह से गवर्नमेंट ने कहा कि हमने इतने राशन बैग तकसीम किए, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। तो अच्छा, हमें मेडिकल फैसिलिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इस हालात में कि मेडिकल की सिचुएशन इस वक्त क्या है, और गरीब लोगों के लिए स्पेशली उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी नीड्स है, तो उसकी तरफ हमें अपने जो है फार्मेसी के डिपार्टमेंट स्टोर या जो है बेसिक चेकअप के स्टोर या प्राइवेट छोटे स्टोर, डिस्पेंसरीज हैं जो बंद की गई हैं, पूरे पाकिस्तान में डिस्पेंसरी को स्पेशली खोला जाए। और जो अंडर प्रिविलेज एरियाज़ की जो नॉर्मल बीमारियां, नमोनिया है, बुखार है, टाइफाइड्स है, और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा, क्योंकि साफ पानी नहीं है, इस तरह के इशूज़ हैं, तो बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलने का खदशा है। ऐसा ना हो कि हम किसी दूसरी वबा में मुबतला हों, तो उन चीज़ों को ज़्यादा मोबिलाइज करने की ज़रूरत है। तो इसमें भी सोशल सेक्टर कहीं ना कहीं से काम कर सकता है। बाबर, अच्छा, एक और मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि पाकिस्तान में एक मसला ये है कि एक्सेस टू हेल्थ केयर बहुत कम है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस तरह के हैं जो बीमार हो जाते हैं पर वो कभी डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, ना वो दवाई ले सकते, तो उनके लिए वो बेहतर होने के लिए बेसिकली बस इंतज़ार करते हैं।
तो और ये कोरोना ऐसी चीज़ है कि दिन ब दिन बदतर होती जाती है। तो इसमें भी ये भी इशू हो सकता है कि शायद हमें शायद इतने सारे केसेस नज़र ना आए हों, क्योंकि हाँ जो बिल्कुल, बीमार लोग हैं उनको डेफिनेटली। पता नहीं चल रहा है। जी जी, बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि इस वक्त तो बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। अब सोशल मीडिया तो मेरे ख्याल से आज उन लोगों के हाथ में भी है जो मजदूर हैं, डेली वेजर्स भी हैं, और हर एक के बंदे के हाथ में सोशल मीडिया है। जब आप चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आपकी डिस्पेंसरीज बंद हैं, आपके जो फार्मेसी के स्टोर्स बंद हैं, वो भी जो है जहां कोरोना वायरस से रिलेटेड फैसिलिटी होंगी वहां खुले होंगी, तो वो बेचारे जाएंगे, विजिट कैसे करेंगे? अब हम आप तो बात कर रहे हैं सर कि उन लोगों की जो वैसे नॉर्मल रूटीन में नहीं चेक करवाते। अब मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो चेक करवाना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं करवा पाते, वो तड़प तड़प के इस वक्त जो है बीमारी में तड़प रहे हैं, और काफी सारे इस तरह के इश्यूज भी अब पॉइंट आउट होना शुरू हो गए हैं कि जिन लोगों की इलाज की फैसिलिटी न होने की वजह से डेथ हो गई। तो अब सबसे एम तो उन लोगों तक तो एक्सेस बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से इस वक्त, लेकिन कम से कम उन लोगों को जरूर हाईलाइट करें कि जो लोग चेक करवाना चाह रहे हैं उनके लिए सर्विसेज ही बंद है, तो सर्विसेज तो कम से कम ओपन हो। और फिर दूसरा पार्ट जरूर है कि उन लोगों तक भी पहुंचा जाए जो लोग चेक ही नहीं करवाते या उनके लिए मसाइल है। और फिर हमारे कोरोना वायरस की वजह से भी कुछ इश्यूज ये आए हैं कि हेल्थ ही के से कंसर्न, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा खौफजदा कुछ दारों ने कर दिया है। जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को जबरदस्ती पकड़ के घर से जो है लाने की कोशिश की, यकीनन गवर्नमेंट का काम मिशन विजन ठीक था लेकिन तरीकाकार शायद गलत था। उसका की प्रॉब्लम ये हुई कि लोग खौफजदा हो गए कि भाई पता नहीं गवर्नमेंट गिरफ्तार करती है, पकड़ती है। फिर कुछ केसेस पंजाब बदकिस्मती से पंजाबी के अंदर आए हैं, कराची में या सिंध में इस वक्त तक मेरे ख्याल में कोई केस नजर, मेरी नजर से तो कम से कम नहीं नजर गुजरा कि इस तरह का कोई बुरा वाक्य हुआ हो कि वहां से जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स थे उन्होंने कंप्लेन की, शिकायतें की, और वो हॉस्पिटल्स में तड़पते हुए नजर आए। तो मेरे ख्याल में यकीनन हमारा मेडिकल का अमला इस वक्त जो बहुत बड़े फ्रंट लाइन हमारा सोल्जर है, लेकिन उसके साथ साथ हमें थोड़ी सी तरबियत की उनकी जरूरत है इस वक्त। उनकी जो कुर्बानियां हैं, चंद शायद हमारे डिस्पेंसर मेडिकल की फैसिलिटी के लोग हैं जो उनके सही ट्रीट ना करने की वजह से पूरा उनका इम्पैक्ट खराब हो रहा है। तो उसमें भी हमें यानी कि बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, बल्कि गवर्नमेंट को या हमारे एनजीओ को मिलके एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि मेडिकल की तो हमारी फैसिलिटी बहुत कम है। हम कुछ सोशल सेक्टर के लोगों को प्रिपेयर करके मिनिमम टाइम पीरियड के अंदर ट्रेन करके तो हम अपने डॉक्टर्स के साथ या मेडिकल के अमले के साथ कनेक्ट करें, ताकि वो उनकी कम से कम छोटे छोटे इश्यूज की तरफ हेल्प करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिस हो रही है इसमें कि बहुत सारे कोरोना के पेशेंट्स जो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि उनके नॉर्मल सारी चीजें चल रही हैं। वो जब इस तरह की बीमारी का वबा का सुनते हैं कि हम एक ऐसी बीमारी में हमने जकड़ लिया है कि जिसकी शायद मौत ही है हमारी, तो वो खौफजदा जो है इससे इतना नहीं हो रहे, बीमारी सी की वजह से इतने डिस्टर्ब नहीं है, बीमार नहीं है या कमजोर नहीं है, जितना इन खबरों की वजह से, ब्रेकिंग न्यूज की वजह से और जो एनवायरनमेंट इस वक्त बन चुका है उसकी वजह से है। तो इस पे भी थोड़ा सा हमें काउंसलिंग करने की जरूरत है। तो इस पे हमें सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस, न सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस करने की जरूरत है, बल्कि हमें सोशल मीडिया पे जो गलत खबरें चल रही हैं उनको कंडेम करने की जरूरत है। हमें इस वक्त मेरे ख्याल से नॉर्मल सिचुएशन में तो सिविल सोसाइटी का या हम सोशल सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज का काम, एंटरप्राइजेस का काम है कि गवर्नमेंट के इस तरह नेगेटिव काम को हाईलाइट करें। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त हमें इन चीज़ों को रोकना होगा कि अगर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सेक्टर में या किसी जगह कहीं किसी के राइट पे नहीं हो रहा, किसी जगह किसी को अच्छा फैसिलिटेट नहीं किया जाता, तो उसको इग्नोर करना या प्राइवेटली उसको हम हल करवाने की कोशिश करें, न कि उसको हम शेयर करके बहुत सारे लोगों को मजीद परेशान करें। क्योंकि हो सकता है कि एक हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट की उसकी पर्सनल मैटर हो या वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो, हॉस्पिटल में तंग कर रहा हो, लेकिन अगर वो हम पूरे पाकिस्तान में शेयर करेंगे तो पूरे पाकिस्तान के उन मरीजों को उस हॉस्पिटलाइज के डॉक्टरों के अमले के मेडिकल के अमले के नेगेटिव कर देंगे, तो फिर मेरे ख्याल में हमारे लिए कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम किस तरह से इस चीज पर कंट्रोल करें। अच्छा, तो हमें इस वक्त एक और इश्यूज है कि हमारे साथ जो है मेडिकल के साथ सैनिटरी के और सफाई के
प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा, अंडर प्रिविलेज एरिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर इन एरियाज़ को भी बंद कर दिया गया हमारे जो सफाई का है या कोई, तो इस वक्त हमें उससे ज़्यादा काम की ज़रूरत है, स्प्रे की ज़रूरत है, इन चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर हमें एजुकेट करना है उन गरीब, उन्हीं पुअर लोगों को, अंडर प्रिविलेज एरिया के लोगों को, लोअर एंटायर के अंदर जो कम्युनिटी आती है उसको एजुकेट करने का तरीकाकार भी, उसके लिए हमें मैकेनिज्म पूरा सोशल सेक्टर को तय करना होगा, क्योंकि उनको एजुकेट करना इतना आसान नहीं है कि हम किसी पोस्ट एरिया में जिस तरह प्रेजेंटेशन देते हैं, एक स्पीच करते हैं, उन लोगों को उनके लेवल पे जाके अंडरस्टैंड करवाना है। तो इसके लिए भी मेरे ख्याल में हमारे सोशल सेक्टर को मोबिलाइज होना पड़ेगा, और ये बेसिकली हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल सेक्टर की है कि वो इस पे काम करे ज़्यादा से, क्योंकि सोशल सेक्टर की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये चीज़ आती है। अच्छा, हमारे उन एक और चीज़ आ रही है कि मैंने देखा है जितने हमारे वेलफेयर के ऑर्गेनाइजे दारे हैं या कोई, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो हर शहरी तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कोई डेटाबेस तो है नहीं है, और फिर उनकी कैपेसिटी भी महदूद है। तो वो हर शहरी तक जब नहीं पहुंच रही, कैपेसिटी महदूद है, हर जगह नहीं पहुंच रही, वो मैसेज सोशल मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं कि आप हमें व्हाट्सअप करें, हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, हम आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मे बी उन बेचारों से वहां तक एक्सेस ना हो या वो पहुंचने में उनके लिए प्रॉब्लम हो, तो उनको हम डिस्करेज करने के बजाय सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नेगेटिव कैंपेन रन आउट करने के बजाय उनको हम जो है एनकरेज करें और उनका हाथ बटाएं। मेरे ख्याल से कोई भी इस वक्त हमारी एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन इससे डिनाई भी नहीं कर रही, मना भी नहीं कर रही, उनका हमें बाजू बनने की जरूरत है और उनको सपोर्ट करने की जरूरत है इस वक्त। अच्छा, हमारे बिजनेस सेक्टर को जो इश्यूज हैं, क्योंकि मेरे दो टॉपिक्स थे, एक अंडर प्रिविलेज एंटायर्स और दूसरा बिजनेस, हमारे छोटे बिजनेस हैं जो उनके इश्यूज हैं, जो अब गुर्बत में हम उनके छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, कोई छाबड़ी लगा रहा है, कोई चने बेच रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई फ्रूट चाट बेच रहा है, इस तरह की चीज़ें हैं, और इस तरह की सारी चीज़ें बंद हैं, और फिर शॉप्स भी बंद हैं। इस वक्त जो गवर्नमेंट ने इस वक्त जो नोटिफिकेशन नया रिसेंट कल किया है, तो इसमें अगर ज़्यादातर देखा जाए तो कोई भी छोटा बिजनेस गवर्नमेंट ने ओपन नहीं किया, मसवाए बर्बर के और जो है लॉन्ड्री के दो सर्विसेज के अलावा जो है कोई इश्यूज भी गवर्नमेंट ने जो है अंडर प्रिविलेज एरियाज का या छोटे बिजनेस का, जिनके बिजनेस को खोलने की ज़रूरत थी, तो उनका नहीं किया। अब वो बेचारे, मैंने पिछले एक हफ्ते के अंदर खुद विजिट करके डिफरेंट जगह पे देखा है कि वो कुछ लोग खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अब पुलिस या तो उनको अरेस्ट कर रही है या लोग वो दारे तंग कर रहे हैं, डेफिनेटली उन दारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन क्या आपने उनके लिए मैकेनिज्म बनाया या उनको सपोर्ट की? जब उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, मैकेनिज्म नहीं कर रहे, तो वो क्या मर जाएं या कि जो खुदकशियां कर लें? ज़रूरी है कि उनके लिए या तो हम सोल्यूशन कोई दें। अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही तो डेफिनेटली अगर कोई भी सोशल सेक्टर इस पे काम कर रहा है तो ज़रूर करना चाहिए। अब हमारे जो प्राइस इंक्रीज हो रही है, इस पे मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, तो इस प्राइस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और सप्लाई का सिस्टम हमारा मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक है, लेकिन अगर कहीं भी हमारी प्रोडक्शन या सप्लाई रुक रही है तो उसको फौरी तौर पे बहाल करें ताकि महंगाई से ये लोग बच सकें, ठीक है, और ज़खीरा अंदाजी से। अच्छा, जो हमारा वर्किंग फॉर होम का कंसेप्ट है, बहुत इस वक्त ज़्यादातर चल चुका है, आईटी कंपनीज की हद तक तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हमारे बहुत मेजोरिटी ये आ रही है के इश्यूज ये आ रहे हैं कि उनके पास इस वक्त वर्किंग फॉर होम की फैसिलिटीज़ नहीं है, या तो उनके पास लाइट ही नहीं है, या उनके एरिया में लाइट की लोड शेडिंग होती है, फिर उनके पास पीसीज नहीं है, उनके पास इंटरनेट नहीं है, तो उनके पास ये सर्विसेज नहीं है, तो वो वर्किंग फिर नहीं कर सकते। और फिर क्योंकि हमारा जो एक अच्छी खबर ये है कि आईटी की जितनी कंपनीज या सेक्टर्स हैं, तो इन्होंने मेरे ख्याल में कोरोना वायरस के ये महीने डेढ़ महीने में जितनी तरक्की की है, शायद तो इतनी शायद 10 साल में ये नहीं कर सकते थे। लेकिन इसका नेगेटिव एक इम्पैक्ट दूसरे सेक्टर पे ये है कि वो लोग तो मेंटली तौर पे प्रिपेयर ही नहीं थे, मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं थे जब, तो उनको कोई इस तरह की के एम्प्लॉय काम ही नहीं कर सकते। अब उनको जो है आपस की तरफ से सुननी पड़ रही है, तो उसके लिए मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए उन कंपनीज को, उन दारों को, कि वो अपने लोगों को, मेरे ख्याल से इतना मसला नहीं है ज़्यादा, लेकिन बेसिक चीज़ें अगर फैसिलिटेट कर दें, लैपटॉप अगर किसी के पास नहीं है, वो है, इंटरनेट का इशू है या कोई चार्जिंग का इशू है, ये इश्यूज हल कर दें, और उनको 2-3 दिन की भी अगर ट्रेनिंग दे दें, आईटी की कंपनी
के लिए प्रिपेयर होंगे। डेफिनेटली बहुत सारे इदारे इस वक्त जो है फ्री में भी करने के लिए रेडी हैं, तो उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और वो घर से काम कर सकते हैं। उसके एनवायरनमेंट की तरफ हमें काम करने की ज़रूरत है, और स्पेशली जो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है उनसे ब्रेन उठाया जाना चाहिए और उनको बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है। अच्छा, स्टेप हमारे बिजनेस के इस वक्त स्टेप क्या हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमारे नॉर्मल जो हैं फिजिकल बिजनेस स्विच हो गए, तो अब उसकी जगह ऑनलाइन ने ले ली है। लेकिन वही बात कि ऑनलाइन सारे बिजनेस नहीं हुए हैं या वो उस एनवायरनमेंट के लिए रेडी नहीं थे। अब उसके लिए हमें थोड़ी सी नई क्रिएशन करने की ज़रूरत है कि अब हमें क्या करना है। नए बिजनेस जो हैं या इस सूरत हाल में बिजनेस मैनों को, जो छोटे बिजनेस कर रहे हैं या बड़े हैं, उनको अपने बिजनेस का सर्वाइव किस तरह से करना है। तो उनको इस वक्त बहुत मौका मिल चुका है कि अब एक मौका भी मिल चुका है, एक चांस भी है कि, और फिर ये कि इस वक्त एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि वो अपने आप को सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन में लेके आ सकते हैं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है। तो उसमें इस वक्त वो अपनी वेबसाइट क्रिएट अगर करें, सोशल मीडिया के थ्रू खुद एडवर्टाइज करें। इस वक्त बहुत सारे दायरे, गवर्नमेंट्स के दायरे जिस तरह डिजी स्किल है या इस तरह के और बहुत सारे दायरे फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे ट्रेनिंग लेके तो कम से कम छोटे बिजनेस अपनी खुद सोशल मीडिया के पेजेस मेंटेन कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं या मिनिमम सर्विसेज पे इस वक्त ले सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी की सारी यूथ घर बैठी हुई है, तो उनको मिनिमम इंटर्नशिप पे भी हायर करके तो उनसे भी फैसिलिटेट हो सकते हैं ये लोग। तो हायरिंग की बात बेसिकली जो जहां एक तरफ रोजगार हमारा जा रहा है, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, तो हमारे आईटी के सेक्टर्स में यानी कि हर कंपनीज को किसी न किसी तरह अपनी स्ट्रेटजी बना के, ताकि वो खुद अपने आप को ऑनलाइन करें, तो उन लोगों को हायर करके तो इस वक्त बिजनेस के एनवायरनमेंट में चेंजिंग्स आई हैं, तो उन चेंजिंग्स को हैंडल करें और अपने इसको जो एक अपॉर्चुनिटी समझ के अवेल करें मेरे ख्याल से। अच्छा, हमें जो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हमारी मीटिंग बंद हो गई हैं, क्लाइंट के साथ हैं या कंपनीज की हैं, पर्सनल मीटिंग्स हैं, तो इसको हम ख़त्म करके तो हम डिजिटली ऑनलाइन मीटिंग की तरफ जाएंगे और उसके थ्रू ही मीटिंग सारी हो सकती हैं। अच्छा, हमें जब इस इंतज़ार करने के बजाय मेरे ख्याल से अगर हम इस वक्त जो है अपने आप को मूव करना शुरू कर दें आईटी की तरफ, डिजिटल की तरफ, तो मेरे ख्याल से हमारा बिजनेस न सिर्फ जो है इसके आफ्टर इफेक्ट के लिए प्रिपेयर हो जाएगा जब कोरोना वायरस की प्रॉब्लम ख़त्म होगी, जब बिजनेस दोबारा से कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा, बल्कि जॉब्स भी नई क्रिएट होंगी और जॉब्स के साथ साथ जो है लोगों को रोजगार भी मिलेंगे और वो बिजनेस भी सस्टेन कर लेगा, सरवाइव कर लेगा और इनोवेशन भी बिजनेस के अंदर आ सकती है जी। अच्छा, तो हमारे 360 सोशलाइज इसमें अगर काम कर रही है तो वो किस हद तक काम कर रही है। बेसिकली हम जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर ट्रेनिंग के हवाले से, चाहे सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से हो, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से हो या किसी भी तरह की ट्रेनिंग हो, तो हम प्रिपेयर हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ को ट्रेन कर सकें या जो है हम यूनिवर्सिटीज़ के यूथ को कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑलरेडी हम कर भी रहे हैं। हम सोशल अवेयरनेस की वर्कशॉप ऑलरेडी दोनों अपने प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, 360 डिजिटल आइज से, सोशल आइज से, दोनों से। और इस तरह की अगर किसी भी दायरे को हमारी खिदमत चाहिए तो हम बिल्कुल रेडी हैं। न सिर्फ हम पेड बल्कि इस वक्त की सूरत हाल के नज़दीक जो भी अगर हमें अपनी खिदमत पेश करने को कहा जाएगा। तो अब बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग की या आईटी की जितनी भी फर्म्स हैं उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त, वो जो हैं सोशल अवेयरनेस कैंपेन भी चला सकती हैं, दूसरे बिजनेस को सपोर्ट भी कर सकते हैं, दूसरे लोगों को ये भी बता सकती हैं कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से जो है बचा सकते हैं। तो बेसिकली आईटी की फर्म्स को, ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ी सी गवर्नमेंट की अगर या कुछ इन्वेस्टर की या किसी भी तरफ से सपोर्ट मिले तो वो इस वक्त जो है बाकी बिजनेस के सेक्टर्स को बचा सकते हैं और उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं जी। तो ये अब अगर कोई सवाल हो या किसी दूसरी तरफ। जी बाबर, एक मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि हम एक ऐसे वक्त में रह रहे हैं जहाँ पे जिन लोगों के पास बहुत सारी रिसोर्सेज है उनके पास हद से ज़्यादा, और जिनके पास नहीं है उनके पास बिल्कुल भी नहीं।
तो जैसा जी आपने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो डेली वेजेस पे काम करते हैं, मेड्स हो या ड्राइवर्स हो वगैरह वगैरह। तो इसमें आई थिंक हर बंदे की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके पास कोई एम्प्लॉई है जिसको आप पे कर सकते हैं महीने के लिए, अगर वो काम भी ना करे, जैसे आपकी मेड हो गई या आपके ड्राइवर हो, तो वो मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि लोग उस चीज़ के अंदर कंट्रीब्यूट करें। और इसी तरह मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका क्या जी ख्याल है कि डेफिनेटली उसमें हमें फिजिकल जहाँ भी जॉब करने की। जी जी, जी तो अब फिजिकल प्रॉब्लम में तो हमें बिल्कुल उस सोल्यूशन की तरफ जाना है। इस वक्त हमें किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के बजाय उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। तो उन लोगों के लिए जिनके लिए फिजिकली काम करना पॉसिबल नहीं है, तो मेरे ख्याल से उनको हम मजबूर नहीं करें बल्कि उनको हेल्प करें और फैसिलिटेट करें। ड्राइवर की जिस तरह बात कर रहे हैं या घर में काम करने वाली खवातीन की बात कर रहे हैं, तो उनको तो डेफिनेटली इस वक्त वैसे ही उनकी सर्विसेज बंद है, उनका काम सर्विस नहीं ली जा रही। तो कोई भी मेरे ख्याल से नहीं ले रहा, बहुत कम है, क्योंकि एक तो कोरोना वायरस की एहतियात की वजह से, फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, फिर उनको एक्सेस नहीं है। लेकिन उनके एम्प्लॉयर्स को चाहिए कि इस वक्त उनको जो भी हो सकता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट तो इंस्ट्रक्शन दे देती है लेकिन बहुत सारे एम्प्लॉयर्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो पूरी सैलरीज दें। लेकिन जितना भी फैसिलिटेट कर सकते हैं एक फैसिलिटेट करें, कम से कम इतना एम्प्लॉयर्स के पास जरूर एक्सेस होगा कि वो किसी सोशल एनजीओज ऑर्गेनाइजेशन या डोनर्स तक एक्सेस थोड़ा बहुत रखते हों, तो कम से कम उन लोगों के नाम उन लिस्टों तक पहुंचाएं, उन लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनकी हेल्प की जाए। उस सेक्टर में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी तो लेकिन हमारे तरफ जहाँ एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो रही है, तो वहाँ एक साइड पे आईटी की साइड्स पे इंक्रीज भी होने के चांसेस हैं अगर हम थोड़ा सा अपने जितनी भी डिजिटल या आईटी से रिलेटेड एजेंसीज हैं वो सारे लोग अगर मिल के काम करें और थोड़ा सा गवर्नमेंट के सेक्टर पे भी और प्राइवेट सेक्टर पे भी इनको मोबिलाइज किया जाए, तो बहुत एक ज़बरदस्त किस्म का इम्पेक्ट क्रिएट हो सकता है। और वो इम्पेक्ट बेसिकली जो है दूसरे बिजनेस के लिए बड़ा सपोर्टिव होगा, क्योंकि उससे दूसरे बिजनेस सरवाइव कर जाएंगे, दूसरे बिजनेस बच जाएंगे। और मैं अगर अपनी बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें अगर सेवन की बात करें तो सेवन के हिसाब से भी हम जो ही कोरोना वायरस की वजह से इफेक्ट हुए हैं, हमारी सेवन भी बढ़ी है, जो एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हुए डिक्रीज हुए हैं सॉरी। और फिर जो है हमारा काम भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ा है। लेकिन ये है कि आपको काम उस वक्त करना है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिर आ रही हैं, आपको उन प्रॉब्लम्स की तरफ भी देखना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको पहले अपनी प्रेजेंटेशन के पार्ट में बताया कि मेरे 4 लोगों के 4 टीम मेंबर्स को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। अब मैंने उनको बिल्कुल ही छुट्टी भी नहीं करवाई, उनको ये भी नहीं कहा कि आप अपने काम बंद करके तो अपना काम छोड़ दें और चलें, जब तक आपकी ये लैपटॉप ठीक नहीं होता या ये इशू नहीं सॉल्व होते तो बेहतर है करें। मैंने उनको टास्क इस तरह के दिए जो कॉल पे हो सकते हैं या दूसरे बेहतर तरीके से हो सकते हैं, तो इस तरह के टास्क दे दिए, उनके लिए आसानियां पैदा करें। अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों के लिए आसानियां पैदा करेंगे। जब आसानियां पैदा करेंगे दनियाल भाई, मैं आपके लिए आसानी पैदा करूंगा, आप मेरे लिए, हर एक बंदा अगर ये माइंडसेट बना लेगा हम आसानियां पैदा करें, तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल हमारे लिए नहीं रहेगी। और उससे भी बढ़ के कि हम दो सिफतें इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा पैदा करने की ज़रूरत है। तो बीइंग अ मुस्लिम हमें मजहबी तौर पे भी बहुत ज़्यादा जो है हमें मजहब भी रिकमेंड करता है, और फिर माशरती तौर पे भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होते हुए कि एक तो हमें यानी कि अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना कि हमारी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, और फिर जो है हमें दूसरे को फैसिलिटेट करना, उसके लिए आसानियाँ पैदा करना, उसकी मुश्किलात को कम मिनिमाइज करने की कोशिश करें, और फिर जो है देने की सिर्फ पैदा करें। आपके पास जो कुछ भी है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हों, पैसे नहीं है, आपके पास नॉलेज हो सकता है, आपके साथ पास अवेयरनेस हो सकता है, आपके पास अच्छा माइंडसेट हो सकता है, जो भी है आप देना शुरू कर दें, क्योंकि ये तो खुदा की सिफत है। आप देना शुरू करें, इंशाल्लाह जो हमारी भी भलाई है और हमारे सोसाइटी के माशरे के भी। और मेरे ख्याल से हमें जो चीज़ भी है, अगर नॉलेज है तो जितने भी लोग ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, फैसिलिटेटर हैं, उनको इस वक्त कोशिश करनी चाहिए फ्री या मिनिमम कास्ट पे आके लोगों को जो है वो नॉलेज डिलीवर करें। जिन लोगों की बात सुनी जाती है हमारे जो माशरे में एक अच्छा इम्पैक्ट रखते हैं, वो अगर आके अब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से या डोनर एजेंसीज को एक मैसेज रिकॉर्ड करके दे दें, लोगों तक आवाज़ पहुंचाएं, जो हेल्प करने वाले लोग हैं, मेरे ख्याल से उनकी तरफ से ये भी एक अच्छी काविश हो सकती है। तो इससे इंशाल्लाह हम सरवाइव कर लेंगे। और
मेरे ख्याल से हम पाकिस्तानी ऐसी कौम है कि हमने हमेशा हर पोजीशन में हर मुश्किल हालात में बहुत बेहतर तरीके से सरवाइव किया है। सिर्फ हमें एक दूसरे की बात सुननी होगी और सोशल सेक्टर को हमारे को मोबिलाइज होने की ज़रूरत है, और हम इस पे काम करें तो बहुत आसानी के साथ जो है हम इस मुश्किल को भी हल कर लेंगे। जी, और कोई Right. क्वेश्चन? So I think because yeah, so I completely agree with everything that you're saying, and inshallah, hopefully with time हालात बेहतर होंगे. तो बाबर, अभी we're going to wrap up. तो अगर आपके पास कोई message हो या anything that you want everyone else to know, please. जी, हम इस तरह हम एक इस वक्त सर एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। आई होप कि रमज़ान से पहले हम स्टार्ट कर लेंगे। हम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके अपने क्लाइंट्स और स्पॉन्सर्स के साथ मिलके हमने उनको कॉल आउट किया है, लेकिन कम्युनिटी के हर एरिया की हमें ज़रूरत होगी। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकें, लेकिन हम उन छोटे बिजनेस की तरफ जाएंगे जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, जो 2 लोगों को 3 लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके लिए फंड काम कर रहे हैं। और उनको यानी कि हम जो ही ये पाबंदी खत्म होगी, जब दोबारा से वो आएंगे, तो ताकि उनको हम इतनी इतनी एक अमाउंट दे सकें कि वो अपने कारोबार को दोबारा से स्टार्ट कर सकें। तो इसके लिए हमें अगर कोई भी फैसिलिटेट करना चाहे, चाहे हमें अपने साथ रख के काम करवाना चाहे या हमारे साथ काम करना चाहे, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल हम करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि ये इस वक्त हमारा इशू नहीं है, ये हमारे पूरे मुल्क का इशू है और हमने बचाना। बेसिकली ये हम किसी के लिए नहीं कर रहे, बिजनेस सेक्टर की बात अगर करें, क्योंकि अगर हम बिजनेस सेक्टर को सेव करेंगे, बचाएंगे, तो हमारे अपने बिजनेस, हमारी अपनी ज़रूरतें तभी पूरी होंगी। क्योंकि कोई बिजनेस एक उस वक्त तक रन नहीं कर सकता, 10 बिजनेस दूसरे भी मजबूत ना हो, पूरी मार्केट जब जब तक इसके लिए प्रिपेयर ना हो। जी, बाबर, थैंक यू। अगर किसी का भी क्वेश्चन हो तो काइंडली मुझे पहुंचा दें। धन्यवाद। मेरे पास मैसेज नहीं आ रही, अगर मैसेज आपके पास कोई है तो आप मुझे जी, देख I सकते think हैं। मेरे Anil का पास एक सवाल. मैसेज है आपके लिए। अच्छा, बाबर, हमारे जो लिसनर्स हैं जो यहाँ पे भी सेशन में हैं, जो फेसबुक पे आपको देख रहे हैं, तो आप उनसे क्या कहेंगे कि वो आपको, अगर आपको ज्वाइन करना चाहें, आप किस तरीके से आप चाहेंगे कि उनको कोई लाइन ऑफ एक्शन आप देना चाहें कि वो अपने तौर पे क्या कर सकते हैं, इधर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर या अपने तौर पे वो इन हालात में क्या कर सकते हैं, यानी कि जो पोस्ट कोविड जो सिचुएशन है उसके लिए आप क्या उनको मैसेज देंगे? जी बिल्कुल। हमें बेसिकली इस वक्त जो हमारा सेक्टर है, जो सबसे ज़्यादा अंडर प्रिविलेज का इश्यूज़ है, अंडर प्रिविलेज के लिए गवर्नमेंट सेक्टर का जिस तरह फंड का कर रहे हैं, या राशन का या दूसरी चीज़ें वो ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन हमने दूसरे सेक्टर्स को भी तो देखना ज़रूरी है कि एक सेक्टर की तरह सारे मोबिलाइज ना हो जाएं। शायद ये वक्ती प्रॉब्लम्स हैं, ये सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन हम अगर बिजनेस सेक्टर को, छोटे बिजनेस सेक्टर को अगर दिहाड़ीदार लोगों को नहीं बचाएंगे, तो माशरा जब ये कोरोना वायरस की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी या नॉर्मल रूटीन में बाल होना शुरू होगा, उस वक्त लाकानूनियत, पीस, अमन हमारा तबाह हो जाएगा। रोज़ाना स्नैचिंग होगी, रोज़ाना बहुत बुरे हालात होंगे, क्योंकि वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आज से हमें मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना है, उसके लिए काम करना है, और उस दिन से, लॉकडाउन जिस दिन खत्म हो उससे पहले हम कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा तैयार कर लें कि हम उन सारे सेक्टर्स को, उन लोगों को अपने अपने एरिया की हद तक अगर फैसिलिटेट कर सकते हैं। मैं जानता हूँ मेरे महल्ले में, जहाँ मैं 3 साल से रह रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं उसके बारे में हर एक को जानता हूँ कि यहाँ ठेले वाले कितने हैं, या कौन से कितने लोगों को प्रॉब्लम है, कितने लोगों के बिजनेस डिस्टर्ब हुए। तो उनको अगर हम छोटी सी एक अमाउंट भी 20-20 हज़ार भी अगर दे देंगे, तो यकीन करेंगे 5-5 लोगों के, 5-5 लोगों फैमिलियों के रोजगार बच जाएंगे, और उससे वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। जब नया बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे तो हमें बदअमनी की फजा से बच जाएंगे, और फिर जो है हमारे जो माशी इकनॉमिक इंडिकेटर बहुत बुरे हो रहे हैं हमारे एरियाज के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको इसी तरह की एक्टिविटी करनी चाहिए कि आप न कि इस वक्त मौजूदा हालात में राशन ड्राइव या इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन आप उस वक्त इन चीज़ों पर लगने के बजाय अगर आप किसी को लीड कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग हैं शायद फंड ना दे सकें,
लेकिन वो सर्विसेज आप नहीं दे सकते हैं ज़रूर। अगर किसी के पास सर्विसेज है, उनके बिजनेस चल रहे हैं, वो समझते हैं कि हम फ्री में या मिनिमम में उनको सर्विस दे सकते हैं ताकि उनका बिजनेस दोबारा से सस्टेन हो सकता है। फिर हमारे सेक्टर बहुत सारे ऐसे हैं कि जो दूसरे बिजनेस को सपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली बिलफर्ज एक कोई ट्रेडर्स है तो कोई एक चीज बिलफर्ज वो चावल सप्लायर है, वो अपने उन छोटे बिजनेस को वो क्रेडिट पे अगर वो किसी तरह से बाकी हेल्प नहीं कर सकता, कम से कम उधार पे 3 महीने या 4 महीने के उधार पे उसको कम से कम कुछ हेल्प करे ताकि वो बिजनेस दोबारा से सस्टेन कर सके। इसी तरह से हर इंडस्ट्री, हर दायरा, हर जो भी हमारी प्रोडक्ट है, जो भी हमारी सर्विस है, हम अगर फ्री, या तो पहले तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैश में उनकी हेल्प करें ताकि वो अपनी मर्जी की चीजें लेके बिजनेस को रन कर सकें, क्योंकि उनके बिल्स बकाया हैं, उनके किराए बकाया हैं, उनको और बहुत सारे एक्सपेंसेस करने हैं। लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो हम अपनी सर्विस और प्रोडक्ट उनको फ्री में दें। अगर वो भी नहीं दे सकते तो कम से कम हम इतना जरूर कर सकते हैं कि 2 महीने 3 महीने के लिए उनको आधार पे अपनी चीजें दें ताकि वो कम से कम उस स्केल पे आ जाए जो जहां से वो डिस्टर्ब हुए थे। 2-3 महीने में मेरे ख्याल से वो किसी न किसी तरह से सरवाइव कर लें। 2-3 महीने से बाद जो है तोड़ के छोटी छोटी अमाउंट्स में हम उनसे पैसे ले सकते हैं। मेरे ख्याल ये सबसे बेहतरीन तरीका है इस वक्त छोटे बिजनेस को, अंडर प्रिविलेज एरियाज के लोगों को सपोर्ट करने के लिए। अब कुछ छोटे छोटे ठेकेदार हैं छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन के एरियाज में, यानी कि वो छोटा छोटा काम लेते हैं, वो 2 बंदे अपने साथ रखते हैं, जिस तरह चिनाई का, प्लस्तर का, या इस तरह के लोग हैं, तो वो या कोई किसी को तो कोई बिल्डिंग तोड़नी है या इस तरह का कोई काम है तो सरिया बांधने का काम है, इस तरह के काम है, तो उन लोगों को छोटी सी अमाउंट हम अगर आधार पे देते हैं, मेरे ख्याल में 2-3 महीने से वो काम स्टार्ट करके अपना काम ऑपरेट करके वापस देने की पोजीशन में भी होंगे। तो इस तरह का हम मैकेनिज्म बिल्कुल कर सकते हैं। जो इंडिविजुअली तौर पे भी करना चाहता है तो वो बिल्कुल जरूर इस तरह की से कर सकता है, हम भी उसकी हेल्प करेंगे। अगर कोई हमारे साथ मिलके करना चाहे तो स्क्रीन पे मेरा नंबर भी शेयर और हमारी कंपनी का नंबर भी शेयर है, ईमेल एड्रेस भी है, जरूर हमें एक्सेस कर सकता है सोशल मीडिया के थ्रू भी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक हम बस कंक्लूड ही करते हैं। थैंक यू बाबर फॉर बीइंग विद अस अगेन, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस। Again, जो भी सुन रहा है, please fill out the form that we have shared so that we know how to, so that we can make these sessions even better for you. Also, अगर आपको बाबर को contact करना है, please go to 360socialize@gmail.com. Email him, reach out to him, support the work that Babar is doing. Babar, again, thank you so much. Allah Hafiz. थैंक यू, मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू। खुदा हाफ़िज़। सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, और स्पेशली NIC और KCL की टीम का शुक्रिया कि हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जिससे न सिर्फ हम अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं बल्कि हम अपने स्किल्स को, अपनी चीज़ों को डेवलप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये पूरी टीम की एंगेजमेंट की वजह से पॉसिबल हुआ कि इस तरह के एनवायरनमेंट में जब हर बंदा परेशानी की, डिस्टर्बेंस की हालत में है, तो इस वक्त KCL एक कराची के अंदर होप की उम्मीद बन के होप लेके आया, उम्मीद लेके आया है, और लोगों को टेंशन, डिस्टर्बेंस, मेंटल प्रॉब्लम से जो है जान छुड़ाने के लिए हेल्प कर रहा है, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आ रहा है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।